जय हिंद स्टूडेंट। यू सेड एंड आई मेड इट। आपने कहा सर कॉमर्स के सारे लेसन वीडियोस प्लीज बना दीजिए, और मैंने आपके लिए हर एक लेसन को वन बाय वन बना दिया है। हाँ, आप टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी कॉमर्स या स्टार कॉमर्स। आपके लिए सारे लेसन वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, और आज बारी है कंट्रोलिंग की। हाँ हाँ, कंट्रोल करना, काबू करना, कंट्रोल उदय कंट्रोल। हाँ, यही डायलॉग याद आ रहा है जो नाना पाटेकर अपने लिए कहते हैं। नहीं नहीं, उस कंट्रोल की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कंट्रोल मैनेजमेंट में क्या होता है। अगर हमने प्लान बनाया, ठीक है, मतलब हमने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया, हमने उसके लिए ऑर्गेनाइज किया, फिर हमने उसके लिए डायरेक्ट किया, स्टाफिंग की, अब बारी है कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोल किसको करेंगे? जो हम पहले से डिसाइडेड एक एक्शन है उसके परफॉर्मेंस से मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को। इसका नाम रखा गया है कंट्रोल। मतलब एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से तुलना करना। नहीं समझ में आया? और एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, एक फैक्ट्री है, तुम्हारी फैक्ट्री है। हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री है, फर्नीचर बनता है वहां पर। हाँ, टेबल चेयर सोफा तुम्हारे यहां बनता है, और तुम्हारी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम करते हैं। अब एक तरीका तो कंट्रोल का यह है कि तुम हर एक वर्कर पे जाकर नजर रखो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो और देखो वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हर समय। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में भी अक्सर क्या होता है, टीवी का कनेक्शन लगा होता है, सीसीटीवी का सारे कनेक्शंस लगे होते हैं, वो देख सकता है। एक तो ये कंट्रोल है। और एक कंट्रोल ये भी है कि तुम्हारी फैक्ट्री में कि तुमने वर्कर्स को टारगेट दे दिया, कहा कि भैया हर वर्कर को दिन में 5 टेबल चेयर बनाने हैं। कितने? 5। तो अगर 5 बनाओगे तो 500 ले लो, हर एक के 100 रुपया। तो अगर कोई वर्कर 6 बना रहा है तो अरे भाई रिवॉर्ड कर दो, और अगर 4 बना रहा है तो पनिश कर दो। अपने आप क्या हो जाएगा, सबको अच्छे काम करने, सब चाहेंगे कि मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊं, तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 5 का स्टैंडर्ड है, दिन में 5 चाहिए हमें टेबल चेयर। तो अब हर वर्कर क्या करेगा, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को मेजर कराएंगे। शाम में, हर दिन के शाम में मेजर करेंगे कि वो कितना परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर 5 कर लिया तो पूरे पैसे दे देंगे 500। भाई 4 किएगा तो 400 देंगे। समझ गए? तो अपने आप वर्कर क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। तुम्हें कुछ और नहीं करना है, तुमने वर्क के बेसिस पे उसे क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया। अब समझ में आया कंट्रोल क्या है? आप समझते हैं द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद द प्लान्ड टारगेट्स। हमने टारगेट दे दिया उनको, मैंने कहा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया। मेरे एग्जांपल में था 5 फर्नीचर बनाना है, और आपने दिन में कितना काम किया उसको गिन लेंगे जाकर के। अगर 5 बना लिए हो, मैच कर रहा है इसके साथ, शाबाश, पैसे पूरे ले लो। और कम कर रहे हो तो भैया पैसे कम दूंगा, ज्यादा कर रहे हो तो बढ़ा के भी दूंगा। हो गया ना? औरों में मोटिवेशन भी आ जाएगा ज्यादा काम करने का, और आपको बार बार टोकना रोकना, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डेविएशन आया, डेविएशन मतलब अंतर आया, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, वो तो अच्छी बात है कि आप बढ़ा के काम कर रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन आया तो इसको चेक भी करना है, क्यों कम हो रहा है ये पता लगाना जरूरी है। ठीक है? और कॉज इसका फिर दूर करने की कोशिश करनी है। बस यही है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में कंपैरिजन करते हैं, किसके बीच में कंपैरिजन करना है? एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या वर्कर एक्चुअल काम कर रहे हैं और हमने कितना कहा था करने के लिए। फिर उसके बाद सुटेबल करेक्टिव एक्शन लेना है अगर जरूरी है। तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाए और सो जाए तो कुछ नहीं होगा, कभी भी टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। प्लान बनाए और कंट्रोल करे, तभी फर्म अपने गोल तक पहुंच पाएगी। आइए एक डेफिनेशन देखते हैं कून्स ओडोनल की। तो मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्शन ऑफ द डेविएशन टू एंश्योर या टू अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड भी सेट करना पड़ेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेजर करना पड़ेगा, और इन दौरान इनमें जो कंपैरिजन करने पे डेविएशन आ रहा है उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा। तभी आप एक्चुअल गोल्स तक, आपके टारगेट्स तक पहुंच पाएंगे। बहुत सिंपल है।
आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो कंट्रोलिंग करेगा कौन? मैंने कहा मैनेजमेंट के लोग करेंगे। याद रखिएगा, मैनेजमेंट तीनों लेवल पे अलाउड है, टॉप लेवल, सुपीरियर लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। दूसरा है परवेसिव फंक्शन है, इसका मतलब है एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट इसकी रिक्वायरमेंट है। ये मत सोचो कि सिर्फ सुपीरियर ही कंट्रोल करते हैं, सिर्फ टॉप लेवल वाले, ना 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 ना। मिडिल लेवल वाले अपने नीचे वाले को कंट्रोल करते हैं, और जो सुपरवाइजरी लेवल वाले होते हैं वो अपने नीचे के वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, एट ऑल प्लेसेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट में कंट्रोल की जरूरत है, इसीलिए परवेसिव है। और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि एक कंट्रोल आपने बनाया तो बना के सोना नहीं है, क्योंकि उसमें मिलने वाला है डेविएशन। अब उस डेविएशन को जब आप फाइंड करेंगे, कमी को फाइंड करेंगे कि एक अंतर क्यों आ रहा है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस टैली नहीं कर पा रहा है, फिर उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है, ये डायनेमिक प्रोसेस है। अगेन डायनेमिक इसलिए क्योंकि आज का कंट्रोल कल काम नहीं आने वाला है, क्योंकि कल कुछ और मशीनरी, कल कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो क्या एक ही चीज हर जगह काम आएगी? ना ना ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो आपको कंट्रोल भी हर समय क्या करने पड़ेंगे? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेंज भी करने पड़ेंगे। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, क्योंकि आप पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बीत गया वो बात गई। तो अब आने वाले समय की मुझसे बात करो, तो जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम फ्यूचर की बात करते हैं, आने वाले समय के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, पास्ट से मिलने वाले लेसन्स को सीख करके फ्यूचर में अप्लाई करते हैं, ताकि फ्यूचर में डेविएशंस ना हो। ये एक एक्शन ओरिएंटेड काम है, क्योंकि इसका मेन मकसद है करेक्शन करना, ताकि हमारे स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर जाएं। इसी का नाम है कंट्रोलिंग। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पहुंचाने का एक रास्ता है। अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल तक पहुंच जाए, रीच कर जाए, तो आपको गाइड करना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके प्लान्स अकम्प्लिश हो पाए। तो अगर सोचिए कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट करती है कि इतने प्रोडक्ट बनने चाहिए, इतना आउटपुट होना चाहिए, और उसके बाद उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, उसको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको कोई चेक ही नहीं कर रहा है, क्या होगा? इमेजिन करिए, क्या वो संस्था अपने ऑब्जेक्टिव तक अचीव कर पाएगी? जो वो टारगेट चाहती थी, क्या वो पहुंच पाएगी? जवाब है नहीं। तो इसीलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज, है ना, सारे प्लान, सारे टारगेट ध्वस्त हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। सो इट कंट्रोलिंग इज की टू सक्सेस। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, अर्थात हमारे पास जो लेबर है, वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उनका यूज करें। हमारे पास जो फिजिकल चीजें हैं, अर्थात मशीनरी है, इक्विपमेंट है ना, प्लांट है, और हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, हमारे पास जो कैश है, बैंक बैलेंस है, इनका हम बेस्ट यूज करें, क्योंकि इनके यूज से ही हम क्या करेंगे? अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। कंट्रोलिंग करने के लिए हमें टारगेट देना है। कंट्रोलिंग करने से पहले हमें एक स्टैंडर्ड बनाना है कि हम क्या परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड चाहते हैं, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इसके लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमें अपने सबऑर्डिनेट्स को एम्पावर करना पड़ेगा, और जब हम सबऑर्डिनेट्स को एम्पावर करते हैं तो हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, हम उन्हें पावर ग्रांट कर रहे हैं, हमें उन्हें अथॉरिटी दे रहे हैं, डिसीजन लेने का पावर दे रहे हैं। हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। सो कंट्रोलिंग लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। इट हेल्प्स टू टेक डिसीजंस एट ऑल लेवल्स या इवन एट लोअर लेवल्स। नेक्स्ट है मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कंट्रोलिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में अपने आप हो जाएगी। वो कैसे? सोचिए, हर डिपार्टमेंट के पास अपने खुद के स्टैंडर्ड्स हैं, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट करता है। अब सोचिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? परचेज डिपार्टमेंट की मदद चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? रॉ मटेरियल लाके देगा। तो दोनों जुड़े हुए हैं। अब आप सोचेंगे परचेज डिपार्टमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो परचेज डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको पैसे देगा, परचेज डिपार्टमेंट सामान खरीदेगा और ला के पहुंचाएगा फैक्ट्री वालों के पास रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, टूल्स। तो सब जुड़े हैं कि नहीं एक दूसरे से? तो कोऑर्डिनेशन अपने आप हो जाएगी अगर आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हर एक का स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होगा,
हर एक के लिए एक बेंचमार्क होगा जो वो अचीव करना चाहेंगे, और हर एक का परफॉर्मेंस मेजर भी होगा। ठीक है, अपने आप कंट्रोलिंग आ जाएगी डिपार्टमेंट्स के बीच में। और क्या होगा, इंप्लॉइज का मोरल बढ़ जाएगा, इंप्लॉइज का इनर कॉन्शियस, उनका मोटिव जाग जाएगा। वो कैसे जाग जाएगा, अगर हम इंप्लॉइज को काम दे रहे हैं, इंप्लॉइज को बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप इतना काम पूरा करके दिखाइए, तो इंप्लॉइज मोटिवेट होंगे, और जब उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पे मिलेगा, जब वो काम पूरा कर लेंगे, तो दूसरे इंप्लॉइज भी उसको देख के क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि इंप्लॉइज को नेगेटिव मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंप्लॉइज जब उनको पता है उनको क्या करना है, और अपने वो स्टैंडर्ड को परफॉर्म कर ले रहे हैं जो उनके लिए स्टैंडर्ड रखा गया था, अपने आप वो बूस्टअप हो जाएंगे, अपने आप अगली बार और बेटर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड सुपरविजन, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां कंट्रोलिंग के सिस्टम को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है, वहां सुपरविजन बहुत आसान होगा, वहां वर्कर्स पर लगाम लगाना बहुत इजी होगा, क्योंकि हर वर्कर अपने आप काम कर रहा है, वो इनर खुद ही क्या है, मोटिवेटेड है, तो सुपरविजन करना आसान है। ठीक है, आते हैं, क्या कंट्रोलिंग की सिर्फ अच्छाइयां हैं? नहीं नहीं, कंट्रोलिंग में बुराइयां भी हैं, कुछ डिमेरिट्स है, लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ा डिमेरिट है डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैंने बताया कि कंट्रोलिंग के लिए चाहिए कि इतने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होने चाहिए, ये है हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस, जिसको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहते हैं। मैंने तुम्हारा एग्जांपल देके बताया कि तुम्हारे पास फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, फर्नीचर फैक्ट्री है, ठीक। अब वो 100 वर्कर काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए तुमने तय किया कि एक वर्कर को 5 फर्नीचर बनाना है। अरे भाई, ये 5 नंबर बताना तो आसान है, पर कैसे बनाया आपने? ये जो 5 का जो नंबर सेट किया, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट किया, क्या ये इजी है बनाना? 4 क्यों नहीं बनाया, 10 क्यों नहीं बनाया स्टैंडर्ड? अब समझ में आया? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट दी स्टैंडर्ड, और खास करके क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल काम है। समझ में आया? क्योंकि 5 कम भी हो सकता है किसी अच्छे वर्कर के लिए, और एक पुअर वर्कर के लिए, एक इनएफिशिएंट वर्कर के लिए 5 बनाना बहुत मुश्किल काम भी हो सकता है। समझ गए? और क्या है, क्या कंट्रोलिंग पे पैसे नहीं लगते हैं? अरे नहीं नहीं, कंट्रोलिंग के लिए बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, समय खर्चा होता है, क्योंकि इसके लिए टाइम, एफर्ट सब लगता है। और एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग के बहुत अच्छे सिस्टम सेटअप नहीं कर पाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए भी स्टाफ चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, और फिर उसको चेक करने के लिए भी व्यक्ति चाहिए। सोचिए, आपको क्लास को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाँ, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे क्लास को कंट्रोल कौन कर रहा है? तुम कहोगे सर मॉनिटर कर रहा है। मॉनिटर की तो कोई सुनता नहीं है, क्या कहते हैं? तो कंट्रोल हो पा रहा है? इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। मॉनिटर के पास इतना पावर ही नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर पाए, है ना। तुम्हारी धमक के आगे मॉनिटर की नहीं चलती है, तो कंट्रोलिंग कई बार क्या होता है, काम नहीं करती है। समझ गया ना? रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, यस, जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत कंट्रोल करेंगे, वर्कर्स पे टारगेट रखेंगे, वर्कर्स को काम देंगे कि इतना आपको काम करना है, उन पे सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, वर्कर्स बुरा मान जाएंगे। हो सकता है मोरल बूस्ट होने की बजाय उल्टा हो जाए, वर्कर्स का मोरल डाउन हो जाए, क्योंकि उनको लगेगा कि लगता है वर्क मैनेजमेंट हम पे शक कर रहा है। उनके अंदर, मैंने कहा ना, नेगेटिव मोटिवेशन आ जाएगा, काम के प्रति वो नाराज हो जाएंगे, हो सकता है मैनेजमेंट से नाराज हो जाएंगे, काम छोड़ के भी चले जाए। ठीक है, उनको बुरा लगेगा ना, हमें कौन नजर देख रहा है हर समय। और है एक्सटर्नल फोर्सेस, तो सारी कंट्रोलिंग तुम बना लो, ठीक है, सारे कंट्रोल बना लो कि ये स्टैंडर्ड होगा, इतना काम होना चाहिए, पर क्या तुम्हारे हाथ में है एक्सटर्नल फोर्सेस? जैसे कॉम्पिटिटर जो काम कर रहे हैं, क्या तुम्हारे कंट्रोल में है? गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम कानून, है ना, तुमने प्रोडक्शन के रूल बना दिए, पर सरकार ने टाइम खत्म कर दिया, कहा कि नहीं, अब प्रोडक्शन का टाइम इतना ही होगा, इतनी देरी फैक्ट्रियां चलेंगी। तो देर आर एक्सटर्नल रूल्स, जैसे टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंज आ जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ जाए, कंपटीशन में चेंज आ जाए, सारा तुम्हारा बनाया या कंट्रोल धरा का धरा रह जाएगा। समझ गया ना? तो इसका मतलब है कंट्रोलिंग इज लिमिटेड बाय दी, कंट्रोल बाय दी एक्सटर्नल फोर्सेस। आते हैं, बात करते हैं क्या प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशन है। हाँ, दोनों इंटररिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, आओ समझते हैं। प्लानिंग नहीं बनाओगे तो कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्लानिंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि प्लानिंग में हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड, और कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम इस स्टैंडर्ड को प्लान्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड दी स्टैंडर्ड, मैंने पहले ही बताया। विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग के बिना, अब प्लान नहीं कर रहे, बस कंट्रोल कर रहे हैं, तो भाई किसको कंट्रोल कर रहे हो भाई? अगर तुमने कोई प्लान ही नहीं बनाया है,
कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं रखा है, कैसे करोगे? तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। अच्छा, प्लानिंग इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोल एक्साइड, और प्लान बनाया और कंट्रोल भी किया तभी प्लानिंग का भी कोई काम है, वरना प्लानिंग भी बेकार है आपकी पड़ी हुई। नेक्स्ट है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोल, मिलता हुआ पॉइंट है। तो क्या रिलेशन है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर दी इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या? इनसेपरेबल ट्विन्स, जोड़ीदार हैं, जुड़वा हैं दोनों, प्लानिंग और कंट्रोलिंग जुड़वा है ना? वो चिंकी मिंकी आती है ना, जुड़वा बहने, है ना? हाँ, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। जब हम स्टेप्स की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमेशा मैं कहता हूं कि आपके इसके सीक्वेंस को चेंज करना अलाउड नहीं। आप जो नंबर 1 है वो नंबर 1 ही रहेगा, इसके सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे पहला है कंट्रोल करने के लिए आपको परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना, मतलब स्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कौन सा परफॉर्मेंस? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या प्लान्ड परफॉर्मेंस? मैंने तुम्हारी फैक्ट्री का एग्जांपल दिया था, आओ फिर से उसी से समझते हैं। तुम्हारे पास फैक्ट्री है फर्नीचर की, 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तुमने तय किया है क्या कि हर वर्कर को 5 फर्नीचर बनाना है एक दिन में, तभी उनको पूरे पैसे दिन के 500 मिलेंगे। इसका मतलब है 500 आपका क्या है? 5 क्या है आपका? परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। स्टैंडर्ड क्या होता है? अ स्टैंडर्ड इज द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी कंपेयर्ड। अब मतलब सारे वर्कर्स का एक्चुअल परफॉर्मेंस इसी 5 से कंपेयर होगा। अभी कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा फैक्ट्री में जो एवरेज वर्कर होगा, जो ना बहुत तेज होगा और ना जो बहुत डफर होगा, उससे काम करा करके उसके परफॉर्मेंस को सबसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकेंड स्टेप है। अब हर दिन, मैंने कहा 5 तो सबको फर्नीचर बनाने हैं ना, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस तो वो होगा जब वर्कर्स करेंगे। दिन भर में वर्कर्स को काम करने के दे देंगे, उनको टूल्स इक्विपमेंट सब दे देंगे, रॉ मटेरियल दे देंगे। अब कहेंगे कि भैया करो काम, दिन भर में उसके परफॉर्मेंस को दिन के एंड में मेजर करेंगे। अब देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर वो 5 कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड के बराबर आ गए हैं। ठीक है ना? तो क्या करना है? एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना है, ठीक है ना, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। तो थर्ड स्टेप यही है, कंपैरिजन कर पाना। कंपैरिजन किसके बीच में? एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में, ताकि हम जान सकें कि कोई डेविएशन हुआ है कि नहीं। याद रखिएगा, डेविएशन दोनों हो सकता है। 5 का 5 कर लिया, नो डेविएशन। 5 का 4 किया, डेविएशन है, नेगेटिव वाला डेविएशन है। और 5 का 6 कर लिया, ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन है। तो डेविएशन को पता लगाना, डेविएशन का फाइंड करना। ठीक है, डेविएशन को फाइंड करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल करना है पर की एरिया को कंट्रोल करना है। कुछ ऐसे एरियाज बिजनेस में होते हैं जिसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल हो गया तो आपका पूरा बिजनेस कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब इस प्रिंसिपल में यह कहा गया है, डू नॉट ट्राई कंट्रोल एवरीथिंग, यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। समझ गए क्या? सब चीज को काबू करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि मेन एरिया को कंट्रोल में रखो, सब कुछ तुम्हारे काबू में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल इसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन की लेबर कॉस्ट अगर 5% भी इंक्रीज कर जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, लेबर कॉस्ट 5% इंक्रीज कर जाएगी, फर्म को बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि लेबर कॉस्ट एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। एक फैक्ट्री में लेबर कॉस्ट एक बहुत बड़ा खर्चा है। जबकि पोस्टल चार्ज 20%, टू नहीं 20% भी बढ़ जाएगा तो बहुत दर्द नहीं होगा। क्योंकि पोस्टल चार्ज मतलब पोस्ट का खर्चा एक फर्म का शायद पूरे महीने भर का 1000 होगा, पर लेबर चार्ज पूरे महीने का शायद 20 लाख रुपया होगा। तो अगर 20 लाख रुपए का आपका लेबर की एक्सपेंस है, लेबर कॉस्ट है, और 5% भी इंक्रीज हो जाएगा तो फैक्ट्री में हाहाकार मच जाएगी। अरे भाई लागत बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तुम्हारी मार्केट में सेल नहीं हो पाएगी, तुम्हारा प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा, है कि नहीं है? तुम आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाओगे। और अगर मैंने कहा पोस्टल चार्ज जो कि तुम्हारे लिए बहुत नॉमिनल खर्चा होता है, वो अगर 20% भी बढ़ जाएगा, मैंने कहा पोस्टल चार्ज पूरे महीने का 1000 रुपया होता है, तो 1000 का 20% भी बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, छोड़ो, इग्नोर करो। तो इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर न करो, क्योंकि ये तुम्हारा है की एरिया है। क्या? की रिजल्ट एरिया। यही इसमें कहा गया है कि की एरियाज को कंट्रोल करो और नॉन की एरियाज को इग्नोर कर दो। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसे कंट्रोल बाय एक्सेप्शन को कंट्रोल
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया है, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। एक एग्जांपल है इसमें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं, 5 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब उनका परफॉर्मेंस औरों के मुकाबले कम है। तो सारे 100 एम्प्लॉइज को पनिश कर दे या सारे 100 एम्प्लॉइज की क्लास लगा दें, सारे 100 एम्प्लॉइज को परेशान करें, क्या कहते हैं, सारे 100 एम्प्लॉइज को क्लास लगाएं कि नहीं नहीं आप लोग काम अच्छा नहीं कर रहे। क्यों भाई, उन 5 का ही लगाओ ना जिनकी गलती हुई है। अब समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपको वो परफॉर्मेंस करेक्ट करनी है जिसमें कमी है। 5 में कमी है, सिर्फ 5 की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करिए। तो मैनेजमेंट का अटेंशन किस पे होना चाहिए? टुवर्ड्स द एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन है, जो अलग हैं, सिर्फ उस पे कंट्रोल करो, बाकी सब पे कंट्रोल मत करो। वो तो पहले से ही सही चल रहे थे, तो हमें से 5 ही ने गलत कर रहे थे जो स्टैंडर्ड नहीं करते। 5 को कंट्रोल करो ना, 100 को क्यों कंट्रोल कर रहे हो? उनकी क्या गलती है बाकी 95 की? इसीलिए का नाम रखा गया है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। 5वां और आखिरी स्टेप है, जब आपने क्या किया, डेविएशन पता कर लिया। अब डेविएशन पता कर लिया तो करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा, रेमेडियल एक्शन लेना पड़ेगा। अब एग्जांपल देते हैं कि वर्कर को आपने कहा था 5 फर्नीचर बनाओ, यही मेरी कहानी में था। वर्कर ने बनाया कितना? 4, तो इसका मतलब है डेविएशन है। वर्कर ने कम बनाया है, तो आपको वर्कर से पता करना चाहिए, क्यों भैया, क्यों भैया क्या हो गया, आपने कम फर्नीचर क्यों बनाया? तो हो सकता है उस दिन वो बीमार हो सकता है आपके ऑफिस का फैक्ट्री का जो एनवायरनमेंट हो उस दिन इतना फ्रेंडली ना हो, उस दिन उसको रॉ मटेरियल प्रॉपर टाइम पे ना मिले हो, नहीं हो सकता। तो आपको फिर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, वह अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मीट कर पाए। ये है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, आइए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या कंट्रोल बाय एक्सेप्शन अभी पढ़ा था हम लोग ने, एक पॉइंट पढ़ा था। इसके कुछ फायदे हैं। इससे फायदा यह है कि आपका टाइम बचता है। इससे फायदा यह होता है कि आप मैनेजर को, उसके टैलेंट को एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज करिए, सब में मत यूज करिए। वो 5 लोग जो काम नहीं करते बस उस पर यूज करिए। आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेटर हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग फास्टर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने पास्ट से सीखेंगे भी। आइए एक टॉपिक और है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब कितने सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर कंट्रोल कर सकता है, उसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। आपके क्लास में कोई एक टीचर है, हाँ तुम्हारा कोई टीचर है जिसके क्लास में सारी की सारी क्लास एकदम शांत रहती है, सब उसके क्लास में एकदम शांत रहते हैं, तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत तगड़ा है इसका मतलब, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को वो कंट्रोल करता है। कुछ एक ऐसा टीचर भी होगा जिसकी क्लास में कोई चुप बैठता ही नहीं है, पूरे समय बदमाशियां चलती है, कोई पीछे खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई गजल गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई कुछ चौक फेंक रहा है। इसका मतलब है उस टीचर का स्पैन ऑफ कंट्रोल, समझ गए? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या बताता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल बताता है कि कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर कंट्रोल कर पाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर सुपीरियर बहुत कैपेबल है, ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाएगा। फिर सबऑर्डिनेट्स पे भी डिपेंड करता है। सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं? सबऑर्डिनेट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के हैं, सबऑर्डिनेट्स खुद ही कैपेबल हैं, तो उनको ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर आप कौन सा काम कर रहे हैं, अगर आपका काम रूटीन नेचर का है, रिपीटेटिव नेचर का है, बार बार करने वाला है, तो कम सुपीरियर ही चाहिए, कम व्यक्ति ही चाहिए आपको कंट्रोल करने के लिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा हो जाएगा। और अगर आपके प्लान्स क्लियर हैं, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपके एक्शंस क्लियर है कि क्या काम करना है, कितनी देर में करना है, सब कुछ क्लियरली चॉक्ड आउट है, तो आप ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। और आप खुद ही डाउट में हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन होगी, कुछ ही लोगों को भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर कंट्रोलिंग। याद रखिएगा, आपके प्यार की वजह से आपके ढेर सारे प्यार भरे मैसेजेस आ रहे हैं, एंड थैंक यू एंड थैंक यू एंड थैंक यू। आपके मैसेजेस की वजह से मुझे इतनी एनर्जी है कि मैं आपके लिए नए नए लेसन क्रिएट कर रहा हूं। वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, और क्या लेसन चाहिए मुझे बताइए, आपके सारे सब्जेक्ट को यहीं कवर करने वाले हैं। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।